स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good afternoon, everyone. Welcome to your channel Study IQ. My name is Udisha, and we have a very important session. Now, this one, I'm sure you all also agree that this is a very, very important session. The topic of the session is verbs, and when I say verbs are very important, जब मैं आपसे कहती हूँ कि verbs बहुत important होते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक बात कहना ज़रूरी होता है कि आप सेंटेंस जो है वो बिना नाउन के, बिना एडजेक्टिव के, बिना प्रेपोजिशन कंजंक्शन के बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक सेंटेंस नहीं बना सकते बिना वर्ब के। और वर्ब को सीख लेना, वर्ब के फॉर्म्स को सीखना, वर्ब्स कब बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेना सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे उनको अंग्रेज़ी बोलना सीखना है या लिखना सीखना है, एंड सो ऑन। नाउ हम जब कहते हैं वर्ब्स, तो जनरली स्टूडेंट्स के पास एक आइडिया होता है कि वर्ब एक्शन बताता है। कुछ लोगों को ये पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। तो सबसे पहले व्हाट आर वर्ब्स जब पूछा जाता है, सो हमें ये बताना होता है वर्ब्स आर वर्ड्स। वर्ब्स वो शब्द होते हैं, नंबर 1, दैट शो एक्शंस, जो कि एक्शंस दिखाते हैं, यानी कि क्रिया दिखाते हैं। ठीक है, अब क्रिया की बात जब की गई है तो हमें यह समझना पड़ेगा एक्शन क्या होता है। एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपके हाथ पैर सर मूव कर रहे हैं, देयर इज मूवमेंट इन इट, तो हम उसी को एक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका खाना पीना, दौड़ना, भागना, जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब कौन सी कैटेगरी में आ गई? वर्ब की कैटेगरी में आ गई। जस्ट 1 सेकेंड, कमेंट्स नहीं दिख रहे थे। तो दैट शोज एक्शंस, वर्ड्स दैट शो एक्शंस, जो कि एक्शंस दिखाते हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। लेकिन क्या वर्ब्स का सिर्फ इतना काम होता है? नहीं, verbs इसके अलावा verbs are also words that show us the time of an action। किसी एक्शन का टाइम जो दिखाते हैं words, उन्हें हम verbs कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये कहा कि I teach, तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं पढ़ाती हूं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको टीच की जगह टॉट कर दिया, तो अब आपको समझ में, अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है तो समझ जाएंगे आप कि ये पास्ट की बात करने लग गया, यानी मैं पढ़ाती थी, सिंपल। सो इस तरह से भी ये आपको टाइम बताते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास कुछ और वर्ब्स भी होते हैं, जैसे कि शी इज टीचिंग। इज को देख करके पता चल गया कि वो पढ़ा रही है, दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम। लेकिन अगर यहां पर हमने लिख दिया शी वॉज टीचिंग, तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट टेंस बन जाएगा, वो पढ़ा रही थी हो जाएगा ये। कूल। एंड अगर इसी को हमने कर दिया शी विल बी टीचिंग, तो अब हमें टाइम के साथ साथ एक और चीज पता चल रही है कि वो पढ़ाएगी, यानी वो पढ़ाने के लिए तैयार है, यानी उसकी विलिंगनेस दिख जाएगी हमें यहां पर, राइट? तो ये जो आपको पता चला अभी अभी कि टाइम दिखाते हैं, साथ ही साथ एक और एक्शन आपको पता चला जिसे हम कहते हैं मूड ऑफ एन एक्शन। यानी कि कोई भी एक्शन किस भाव के साथ किया गया है, कौन से मूड के साथ किया गया है, तो उसे मूड ऑफ एन एक्शन कहा जाता है। तीसरा काम वर्ब का क्या होता है? वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो द मूड ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन का मूड बताते हैं। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं आपको यहां पर। आई कैन टीच, आई विल टीच, आई शुड टीच। ठीक है, अब इसमें प्राइमरीली यानी मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो तीनों जगह पर सेम है, आई की बात हो रही है। और अगर आप एक्शन देखिएगा तो टीच आपको दिख रहा है, पढ़ाना, पढ़ाती है, पढ़ा रही है, एटसेट्रा। सो पढ़ाना ही तुम्हारा एक्शन भी है यहां पर, लेकिन एक वर्ड हर सेंटेंस में डिफरेंट है, कैन, विल, शुड।
ये तीनों ने मीनिंग को बहुत ही स्ट्रांगली चेंज किया है। जब भी हम कहते हैं कि आई कैन टीच, ही कैन टीच, शी कैन टीच, इसका मीनिंग हो जाता है कि हम किसी की क्षमता की बात कर रहे हैं, यानी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एबिलिटी का मूड दिख रहा है आपको। शी कैन टीच, वो पढ़ा सकती है। नाउ नेक्स्ट कहता है आई विल टीच। हम कब कहते हैं? आई विल गो, आई विल कम, आई विल कॉल, जब हम विलिंगली वो काम कर रहे होते हैं, यानी हमें डिजायर है, हम करने जा रहे हैं उस काम को, करेक्ट। तो ये आपको क्या दिखाता है? विल आपको विलिंगनेस और हाँ फ्यूचर का टाइम भी बताता है। सामने आपके नेक्स्ट सेंटेंस में शुड वर्ड है। शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी को हाँ, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, जैसे आई शुड टीच, मुझे पढ़ाना चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये वर्ड जो है वो आपको सजेशन देने में हेल्प करता है। सो ये सजेशन का मूड दिखाता है। और ऐसे ही कई सारे वर्ड्स इस लिस्ट में आते हैं। अब इन तीनों एक्शंस के हिसाब से वर्ब्स को नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। जो वर्ब आपका एक्शन दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब्स, ठीक है। वी कॉल देम मेन वर्ब्स, जो कि आपको सिर्फ एक्शन दिखाते हैं। ईट, सिट, स्लीप, टीच, स्टडी, थिंक, एवरीथिंग, ये सारे क्या हैं? आपके एक्शंस हो जाते हैं। आगे बात करें, जो टाइम दिखाते हैं और जो मूड दिखाते हैं, ये दोनों एक कैटेगरी के दो हिस्से होते हैं। तो हमारी जो कैटेगरी होती है उसका नाम होता है, या तो उसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों सेम चीजें हैं। इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो टाइम बताने वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। और जो मूड बताता है उस हिस्से को कहते हैं मोडल। मोडल की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स इसको मॉडल लिख देते हैं, बट इट इज नॉट मॉडल रिलेटेड टू मॉडलिंग, ठीक है। दिस इज मोडल। ये कहां से आता है? मोडालिटी से आता है, मूड से आता है। सो मोडल वर्ब्स, ओके। नाउ ये जो आपके तीन क्लियर एक्सप्लेनेशंस हैं, इनके आगे भी वर्ब एक और काम करता है। यानी वर्ब एक्शन बताता है, एक्शन का टाइम बताता है, एक्शन का मूड बताता है, बट अलोंग विद दैट वर्ब कनेक्ट करने का भी काम करता है। लिंकिंग वर्ब्स भी हमारे पास होते हैं जो कि जोड़ते हैं सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट को वाक्य के अंदर दिए हुए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से जो वर्ड्स जोड़ते हैं वो भी वर्ब्स होते हैं कभी कभी। और ऐसे वर्ब्स जो कि जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो अभी ये एक्सप्लेनेशन आपने लिया, राइट। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट बनाते हैं, थोड़ा सा और इस पे एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले ठीक है। सो ये आपका चार्ट है। इतने टाइप आपके वर्ब्स के होते हैं। इसमें अभी एक्चुअली 2 मिसिंग भी हैं और इसके आगे के तो कई सारे मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट कितना है। अभी के लिए हमने ये चार्ट प्रिपेयर किया है। देखिए, सबसे पहले आपको हमने बताया वर्ब होती है एक चीज। वर्ब को हमने 2 हिस्सों में बांटा, मेन और ऑक्सिलरी। ये आपको हमने बता दिया कि मेन क्या होता है, जो एक्शन वाले वर्ड्स को दिखाता है, ठीक है। और ऑक्सिलरी क्या होता है, जो टाइम और मूड दिखाता है। मेन को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को फिर कुछ हिस्सों में बांटा गया है। फाइनाइट को बांटा गया है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में, और नॉन फाइनाइट को इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में। ऑक्सिलरी के 2 टुकड़े हैं यहाँ पर, प्राइमरी, मॉडल। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरीज। लेकिन अगेन
जो, अच्छा मैंने कह दिया यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो अब भाई साहब को वही पढ़नी है, मिसिंग कौन सी है, बड़ी सारी, कॉजेटिव मिसिंग है, एग्रेटिव मिसिंग है, अर्गेटिव मिसिंग है, और भी बहुत सारे। तो अगेन वो डिवीजन होता जाएगा, वो कोई काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसका नया नाम रख दिया गया। अब जैसे हमने ट्रांजिटिव कहा, तो कुछ होती हैं मोनो ट्रांजिटिव, कुछ होती हैं डाई ट्रांजिटिव, मल्टी ट्रांजिटिव, इस तरीके के डिविजन्स होते हैं, पर उसकी आपको आवश्यकता नहीं होगी। नाउ मूविंग ऑन, यहां पर समझते हैं एक बार एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे हमने मेन वर्ब के लिए एक काम करते हैं, एक्चुअली सबसे पहले मेन वर्ब को खत्म करते हैं आज की क्लास में। मेन वर्ब के लिए हमने आपको पहला जो फंडा समझना है वो ये कि ये क्या कवर करते हैं, एक्शन कवर करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मजबूत बनानी है, बोली जाने वाली अंग्रेजी मजबूत बनानी है, तो यू शुड स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी कि जो तुम्हारा वर्ब है, जैसे अगर हमने कहा ईट, ये एक एक्शन है, खाना इज एन एक्शन, राइट। ईट जो है ये इसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बहुत सारे अपने रूप बदलता है, फॉर्म्स चेंज करता है, उसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। नाउ लेट्स सी, जो वर्ब होता है वो टाइम के हिसाब से अपना फॉर्म बदलता है। क्यों होती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब? फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले कितने फॉर्म्स होते हैं? V1, V2, V3, दो और होती हैं, वो अगेन ING और ED वर्जन या फिर ES वाला वर्जन, नॉट ED। ING जिसमें लगता है, जैसे ईटिंग लगता है और ईट्स बनता है जब वर्ब, तो ये दोनों ऑफिशियल फॉर्म्स में नहीं होते, बट ये इनके दो रूप होते हैं। ये नॉन फाइनाइट के सेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए इस फॉर्म में नहीं बताए जाते, बट मैं बता रही हूं। V4 एंड V5 ऑफिशियली कितने होते हैं? 3, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहला जो हमने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसे कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है जिस रूप में किसी शब्द का ओरिजिन हुआ है, जन्म हुआ है, या फिर इजी बनाना है, तो जिस रूप में वर्ब तुम्हें डिक्शनरी में मिलता है। जब तुम डिक्शनरी खोलोगे तो तुम्हें ING फॉर्म कहीं लिखा नहीं दिखेगा, ED फॉर्म नहीं लिखा दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म दिखेगा। तो वही जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी को हम कहते हैं बेस फॉर्म या फिर V1। नाउ एग्जाम्पल हमने ईट का लिया है, तो V1 में ये ओरिजिनल फॉर्म जैसा दिखेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पास्ट टाइम डिनोट करता है, बीता हुआ वक्त आपको दिखाता है। ओके, ठीक है। तो पास्ट के लिए ईट क्या बन जाएगा? ईट बिकम्स एट, ठीक है। ईट का रूप बदला और वो ऐसा दिखने लग गया ईट से। जैसे हम, अगर मुझे कहना है मैं खाती हूं, तो मैं कहूंगी आई ईट, ये आपको दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस। और अगर फ्यूचर में मुझे कहना है तो मैं कहती हूं आई विल ईट, तो ये आपको फ्यूचर टेंस में भी यूज करने को मिल जाएगा। कूल। सो प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में आप अपना फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। नाउ पास्ट को कब यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले। जैसे मैंने खाया था, सो वी से आई एट, ठीक है। कहाँ यूज किया? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आने वाला है, इसे हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नाम क्या है इसका? पास्ट पार्टिसिपल। ऑल राइट, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, सबसे पहले वो दिखता कैसे है? ज्यादातर ED लगा के बनता है, या फिर EN या फिर N, एक्सक्यूज मी, ठीक है। हाँ, तो वर्ब का जो तीसरा रूप है उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। बनता कैसे है? ED लगाकर, EN लगाकर, या
समटाइम्स टी लगाकर, तो ये इरेगुलर में चला जाता है दरअसल। नाउ अच्छा, ये भी मिसिंग था वहाँ पे, जब हमने आपको बताया ना मेन वर्ब के दो रूप होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो मेन वर्ब का एक और कैटेगराइजेशन होता है, रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलर होती हैं जब उनका रूप बदलता है तो वो ईडी लगाती हैं अपने साथ, लेकिन जो इरेगुलर होती हैं वो इस तरीके से en लगाती हैं अपने साथ या कुछ और लगा लेती हैं, एक्सेट्रा। नाउ इसे यूज कैसे करते हैं? जो थर्ड फॉर्म होता है ना वर्ब का, ये एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है। नाउ इज गोइंग टू गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट सबसे पहले समझो कि वर्ब की तरह कब काम करता है। जब भी तुम्हें चुका है, चुकी है बताना है, चुका था, चुकी थी बताना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है मैं एक सेब खा चुकी हूँ। मुझे कहना है मैं एक सेब खा चुकी हूँ। सो हाउ डू आई से दैट? I have eaten an apple. I have eaten an apple. Now इसको भी लिख लीजिए आप लोग कि eaten या वर्ब का जो तीसरा रूप होता है, किसी भी वर्ब का तीसरा रूप ही हम यूज कर सकते हैं has, have और had के बाद। has, have और had के बाद कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। नाउ पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस बनता है, जैसे किसी के द्वारा सेब को उसके द्वारा खा लिया गया था, द एप्पल वॉज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा। सो जब हम एजेंसी दिखाते हैं बाय हिम, तब हम लोग यूज करते हैं हमारा पैसिव वॉइस, और उस पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लगाते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और कोई भी परफेक्ट टेंस होता है, जो कोई भी सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं? हैज़, हैव यूज़ करते हैं क्लियरली, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी आगे। तो अभी के लिए इतना होल्ड करेंगे। नाउ जो चौथा हमारा फॉर्म होता है, इसे हम, नाम है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल कितने टाइप के हो गए? दो, पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है और वर्ब का काम भी कर सकता है। मजे की बात यह है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो जेरेंड की तरह दिखता है। मजे की बात यह है कि शायद आपको जेरेंड में भी कंफ्यूजन होगी, शायद आपको पार्टिसिपल में कंफ्यूजन भी होगी। बट अगर आप ये क्लासेस जो हमने शुरू करी हैं 4 बजे, ये रेगुलर क्लासेस 4 बजे हुआ करेंगी मंडे टू फ्राइडे। आज स्पेशल केस सिनेरियो हम लोग 4:30 और सैटरडे को क्लास ले रहे हैं, बट आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे एज फार एज आई नो। ओके, आप चेक कर लेना वैसे चैनल को। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये समझने में भी सबसे आसान होता है, इसका काम भी बहुत सीधा सिंपल सा है। पहले तो कैसे बनता है? वर्ब में ing लगा करके बनता है, तो ईट में ing लगा दीजिए, दिस बिकम्स ईटिंग। क्या बन गया? ये ईटिंग बन गया। ठीक है, सो इसका यूज हम कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यूएशन दिखाने के लिए। जब भी कोई काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, इन दैट केस जहां भी आपका वर्ड आता है रहा था, रहा होगा, यानी कि देयर इज एन ऑन गोइंग एक्शन, कोई काम है जो चल रहा है, वो प्रोसेस में है, तब हम यूज करते हैं ing फॉर्म को। जैसे आई एम टीचिंग ओ ईटिंग, द एग्जाम्पल इज ईटिंग। सो वील से आई एम ईटिंग, ये बन गया आपका कॉन्टिन्यूएशन। और इसको यूज भी ज्यादातर कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस जिस भी टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां लगा वहां पर तुम्हारा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? ing वाला फॉर्म यूज होगा। ओके, ठीक है। नाउ हमारा जो लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका नाम होता है थर्ड। अच्छा, स्पेस कैलकुलेशन इज प्रीटी बैड। हाँ
चलो कोई नहीं। तो वर्ब का जो 5वां फॉर्म हमने यहां लिखा है, पहले उसका नाम लिख लीजिए। इट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। नाउ बनता कैसे है? वर्ब में एस या फिर ई एस जोड़ करके बनाते हैं। वर्ब प्लस एस और ई एस ऐसे बनता है। तो अगर ईट में जोड़ना है तो हम लोग एस जोड़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अपने बाद ई एस लेते हैं, जैसे टीच, शी टीचेस हो जाता है। इसके नाम को देख करके आप समझ जाएंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है और इसका काम क्या होता है। सो प्रोनाउन के अंदर एक टॉपिक होता है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो थर्ड पर्सन होता है उसको कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले अपने आप को स्पीकर मानना है, दैट आई एम द स्पीकर, ठीक है। अब एज अ स्पीकर आप अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउंस यूज कर सकते हो उनको उठा करके फर्स्ट पर्सन में रख देना। आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस, आर, ये सारे तुम्हारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हो जाते हैं। नाउ एज अ स्पीकर तुम अपने लिसनर को क्या बोल सकते हो? जैसे अगर मैं स्पीकर हूं और आप मेरे लिसनर हैं तो मैं आपको बोल सकती हूँ यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, इतने वर्ड्स बोल सकती हूँ। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? सेकंड पर्सन में जाएंगे। देन वी हैव द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जिसका कहानी से लेना देना नहीं है, या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो आपकी कहानी सुन नहीं रहा है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे अगर मुझे अभी इस वक्त लेट अस से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में बात करनी है, तो या तो मैं उनका नाम लूंगी या तो मैं क्या कहूंगी? ही, राइट। जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में बात करूंगी तो क्या बोलूंगी? शी। सो ही, शी, इट, दे, देम, देमसेल्व्स, ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें से थर्ड पर्सन सिंगुलर को पहचानना, ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ जब भी तुम्हें कोई एक्शन बताना है कि वो जाता है, तब तुम कौन सा फॉर्म लगाओगे? ये ई एस या एस वाला। सो वो जाता है को कभी मत कहना ही गो, आपको कहना चाहिए ही गोज, शी गोज, ही ईट्स, शी ईट्स, ये यूज होता है। और ये वाला जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये केवल प्रेजेंट टेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। क्योंकि ये भी एक बदला हुआ फॉर्म है, राइट। इसलिए इसको कभी भी मॉडल वर्ब्स के बाद मत रखना। जैसे शी विल ईट्स, गलत हो गया। विल और जितनी भी तुम्हारी, अभी तो बताया ही नहीं है, खैर मॉडल वर्ब्स, जितनी भी तुम्हारी मॉडल वर्ब्स होती हैं वो अपने बाद हमेशा क्या करती हैं? वर्ब का पहला फॉर्म लेती हैं, ठीक है। तो अभी तो इतना बताने में ही द क्लास हैज कम टू एन एंड, लेकिन ये जितनी बातें मैंने बताई हैं इन पर एक बार बैठ करके इस वीडियो को रिवाइज करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि वर्ब क्या होता है, कितने काम करता है। आज हमने पहला काम शुरू किया है, उसका एक्शन बताता है। एक्शन बताने के साथ साथ टाइम के हिसाब से अपने रूप बदलता है। रूप बदलते हैं तो उसके ये नाम होते हैं, इतने रूप होते हैं, नाम होते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि कितने कहाँ पर वो काम कर सकता है, ठीक है। अब कल क्या करेंगे ये समझेंगे कि एक्शन वर्ब को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कैसे इंटरेस्टिंग है ये बताऊं? जैसे हम ये कह सकते हैं कि आई रैन, मैं भागी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई एंजॉयड, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि यहीं पर आपको रीजन दिया जाएगा कि रैन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर ऐसे ही वर्ब्स को हम लोग ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग, ऐसे ही वर्ब्स को हम लोग अगेटिव भी कहते हैं।
अगेटिव का क्या मतलब हो जाता है, जो कि कभी कभी ट्रांजिटिव होती हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव होती हैं। बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी आज कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। बट येस, मंडे को आई विल पॉजिटिवली बी टेकिंग दिस सेशन, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। आप बस शार्प 4 बजे स्टडी IQ चैनल पर आ जाइएगा और क्लास लगी होगी तो आपको ऑफकोर्स दिख जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैच हम लोग लेकर के आए हैं, एंड दैट बैच इज़ फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, अंग्रेज़ी में फ्लुएंट होना है, कॉन्फिडेंट होना है, इंटरव्यूज़ में डरना हिचकिचाना नहीं है, और साथ ही साथ पर्सनालिटी को भी और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्फिडेंट बनना है, तो फिर आपको ये बैच जिसका नाम है स्किलिंग ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इस बैच का लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ कर सकते हैं UM Live, और इस कोड से आपको मिलेगा, ये बैच का फाइनल प्राइस इज़ आई थिंक 999 रुपीज़ ओनली। ये बैच है ऑलमोस्ट 60-65 डेज़ का, और आपको लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्विज, इंपॉर्टेंट PDFs के साथ हम बताएंगे कि अंग्रेज़ी बोलना कैसे सीखते हैं या अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं। तो आई होप आप लोग बैच में ज़रूर जुड़ेंगे। मैं आपसे मुलाकात वहाँ भी करूँगी। क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी 19 फरवरी से। So I'll see you in the batch. Don't forget to go ahead and enroll yourselves in the batch. साथ ही साथ YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। All the very best. I'll see you guys in the next session. Bye-bye. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।